वर्ण विचार आज पढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों, आप लोग इससे पहले पूरा हिंदी व्याकरण का पाठ परिचय देख चुके होंगे और अब जो लोग यहाँ पर अस्थायी रूप से पढ़ने वाले हैं वो दोस्त एक दूसरे के यहाँ शेयर भी वीडियो करते जाएंगे और हम लोग आज वर्ण विचार के बारे में चर्चा करते हैं। और दोस्तों, अब न नसानी अब न नसहों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसहों। तो दोस्तों, यह तुलसीदास द्वारा कृत है। तो यह पंक्ति तो इतना दिमाग में रहे दोस्तों, अभी तक तो जो भी अपना समय बर्बाद किए, लेकिन अगर इस चैनल पर आप लोग बने रहेंगे तो कुछ न कुछ विशेष रूप से टेट वाले, यूपी वाले और एसएससी वाले, इन सबका कहने का मतलब टोटल वीडियो हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और साहित्य भी आप लोग देखते जाएंगे। तो दोस्तों, सीरियल वाइज सब वीडियो आप लोगों के देने की कोशिश हम करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वर्ण विचार की तरफ। वर्ण क्या है? वर्ण का अन्य नाम पूछे, अन्य नाम पूछे, वर्ण की परिभाषा पूछे, परिभाषा तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वर्ण का अन्य नाम है, वर्ण का अन्य नाम है, अक्षर भी कहते हैं, जाति भी कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? जाति कहते हैं, वर्ग कहते हैं, अक्षर कहते हैं, रंग भी कहते हैं। चलिए, यहाँ से यूपीपी 2018 में प्रश्न आ चुका है, कन्फर्म हो जाइए दोस्तों। अब परिभाषा बनती है कि मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंड न कर सके उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। दोस्तों, मुख से निकलने वाली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका हम खंड न कर सकें उसे वर्ण कहते हैं, या प्राथमिक लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। यह परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में यह सब बातें आती हैं। यहाँ से कन्फर्म हो जाइएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आनंद के साथ ही आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ कि वर्ण विचार क्या होता है, विचार क्या होता है, वर्ण माला क्या होता है। वर्ण आप लोग देख चुके हैं, यह दूसरी बात है। वर्ण के बारे में यह तीसरी बात है। तो वर्ण विचार क्या होता है? वर्णों का शुद्ध लेखन होना चाहिए। तो दोस्तों, वर्ण के विचार में पढ़ेंगे, वर्णों का शुद्ध लेखन होना चाहिए, वर्णों का शुद्ध प्रयोग होना चाहिए, और वर्णों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, और इसे हम लोग वर्ण विचार कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, यहाँ से कन्फर्म होंगे, आप लोग कन्फर्म होंगे। तो दोस्तों, हम और आगे की बात करते हैं। वीडियो बड़ी न हो जाए, इसलिए दोस्तों आप लोगों को समझाते हुए, व्याख्या करते हुए चलेंगे। अब वर्ण के भेद, यह इम्पोर्टेंट और मोटी बात है। तो दोस्तों, आप लोगों से यह कहेंगे कि पहली वीडियो देख लेना और उसमें सब कुछ लिखा है।
तो दो भेद हैं। नंबर एक का नाम है स्वर, जिसको हम लोग अच के नाम से जानते हैं। नंबर दूसरे भेद की बात करें तो व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आप लोग जानते हैं। यहाँ तक कन्फर्म है दोस्तों? अगर कन्फर्म है तो चलिए आगे बात करते हैं। स्वर किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए। अन्य नाम आप लोग जानते हैं, अच है। अच एक प्रत्याहार है जिसमें अयुण, ऋलिक, एवण, एवच आता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से बात करते हैं परिभाषा। तो यहाँ पर स्वर के यह स्वतंत्र होता है, स्वगामी होता है। इसे किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ऐसी ध्वनियाँ जिसे बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे स्वर वर्ण कहेंगे। कन्फर्म होंगे? कन्फर्म है ना? चलिए दोस्तों आप लोग कन्फर्म हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऐसी ध्वनियाँ जिसे बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं या अच कहते हैं। अगर हम आगे बात करें कि भेद कितने हैं तो 3 हैं। किसके? स्वर के। तो दोस्तों 3 भेद हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 है दीर्घ स्वर, नंबर 3 है फ्लूत स्वर। तो स्वर लगा देना। स्वर इसके पिता का नाम है। तो स्वर यहाँ पर देखे हैं, स्वर के यह 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फ्लूत स्वर। और आपको कुछ बताते चलें तो दोस्तों इस श्लोक के माध्यम से एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्री दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु फ्लूतो ज्ञेयो व्यंजन चार्ध मात्रिकम। तो दोस्तों कन्फर्म है यहाँ तक कि एकमात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु फ्लूतो ज्ञेयो व्यंजन चार्ध मात्रिकम। तो कहने का मतलब है कि इसकी 1 मात्रा होती है, इसकी 2 मात्रा होती है, इसकी 3 मात्रा होती है और व्यंजन की 1/2 आधी मात्रा होती है। तो दोस्तों आप लोगों से रूबरू और कुछ बातों को लेकर सामने रखते हैं। आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। स्वर वर्ण 9 होते हैं कि 10 होते हैं कि 11 होते हैं कि 13 होते हैं? दोस्तों बताइएगा, यह भी जानकारी रखिएगा। तो दोस्तों यह तीनों अपनी अपनी जगहों पर हैं। तो देख लीजिएगा 9 कहाँ पर होते हैं। 9 की भी बात, 10 की भी बात करेंगे, 11 की भी बात करेंगे और 13 की भी बात करेंगे। इसको संस्कृत प्रत्याहार में 9 स्वर की चर्चा की गई है। 9 स्वर वर्णों की चर्चा कहाँ पर की गई है दोस्तों? संस्कृत प्रत्याहार में। प्रत्याहार में 9 ही बताए गए हैं। संस्कृत के 9 ही वर्ण हैं। तो कौन कौन से हैं वह भी बताएंगे। 10
लूसेंट आदि किताबों में इसमें 10 बताया गया है और 11 माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों में, जिसको आपको याद रखना है, 10 बताया गया है। परंपरागत दृष्टि से प्राचीन दृष्टि से, संस्कृत की दृष्टि से कितना बताया गया है दोस्तों? 13 बताया गया है। इसमें आप लोगों को 10 बताएं, इसमें बताएं 11 है। तो अब कोई व्यक्ति अगर नहीं जानता है तो यहाँ पर देख लेते हैं संस्कृत में कौन कौन से वर्ण को बताया गया है। अ है, ई है, ऊ है, री है और लरी है। और कौन से वर्ण हैं? ए है, अ है, ओ है और अव है। तो दोस्तों कन्फर्म है। 10 कहाँ पर बताया गया? अ है, आ है, ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है और ए है, अ है, ओ है और अव है। लूसेंट जैसी किताबों में ऐसा बताया गया। अब दोस्तों माध्यमिक शिक्षा की पुस्तकों में अ को बताया गया, आ भी वर्ण है, ई भी है, बड़ी ई है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ है, री है और ए है, अ है, ओ है और अव है। यही आपको पढ़ना है। अगर वो स्वर वर्णों की संख्या पूछे तो 11 ही बताना है। परंपरागत दृष्टि से पूछे तो 13 बताना है। संस्कृत की दृष्टि से पूछे तो 9 बताना है। परंपरागत दृष्टि में 2 वर्ण और मिला लीजिएगा। यह री, बड़ी री और लिरी को मिला लीजिएगा और आप लोगों का 13 हो जाएगा। 11 यह है, 2 यहाँ, 13 कन्फर्म है दोस्तों। कन्फर्म है। आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? तो दोस्तों आनंद के साथ पढ़िएगा। अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर के भेद में 3 होते हैं, स्वर वर्ण के भेद 3 होते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से हैं? नंबर 1 है ह्रस्व स्वर और नंबर 2 है दीर्घ स्वर, नंबर 3 है फ्लूत स्वर। तो अब देखते हैं ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। 4 आते हैं। दीर्घ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? 7 आते हैं। फ्लूत में 3 मात्री बताया गया है और 8 स्वर वर्णों के साथ फ्लूत वर्ण लगता है। तो इसको अन्य नाम कोई पूछे, अन्य नाम ह्रस्व का पूछे तो क्या कहेंगे? छोटा भी कहते हैं, लघु भी कहते हैं, मूल वर्ण भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं। इसका अन्य नाम कोई पूछे दीर्घ का तो क्या कहेंगे? बड़ा कहते हैं, गुरु कहते हैं, संधि वर्ण भी कहते हैं और क्या कहते हैं? द्विमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। अब कोई पूछे कि फ्लूत वर्ण जैसे आ के साथ भी लगता है, आ तो यहाँ पर खींचकर बोला जाता है आ, तो यहाँ पर इसकी 1 मात्रा अ, इसकी 2 मात्रा आ, इसकी 3 मात्रा आ। जैसे अगर कोई पढ़ना ओम ऐसे पढ़ते हैं तो दोस्तों कन्फर्म हो गए होंगे। अब और कुछ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। यह देख लेते हैं हम लोग। अ आता है, ई आता है, ऊ आता है, री आता है। इसे मूल वर्ण भी कहते हैं, ह्रस्व वर्ण भी कहते हैं, छोटा भी कहते हैं, लघु भी कहते हैं। बड़ा वाले में, दीर्घ वाले में आ आता है, बड़ी, बड़ा ऊ, ए आता है, अ आता है, ओ आता है और अव आता है। तो दोस्तों आप लोग कन्फर्म हैं
अगर कोई आपसे पूछे कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर बताइए, तो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ए है, अ है, और कौन है? ओ है और अव है। तो दोस्तों कन्फर्म है, आप लोग कन्फर्म हो गए होंगे, आप लोग दोस्तों कन्फर्म हो गए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं कि और क्या जानकारी लेनी है हमें। अब कोई पूछे कि स्वर वर्ण किससे बनते हैं, तो स्वर वर्ण यानी संधि वर्ण किससे बनते हैं यह भी देखेंगे। संधि, अब कोई पूछे सजाती स्वर वर्ण बताइए, विजाती स्वर वर्ण बताइए, तो देख लीजिएगा दोस्तों, इसके जाति का अ के जाति का आ होता है, और ई के जाति का बड़ी ई होती है, ऊ के जाति का बड़ा ऊ होता है। कन्फर्म है, 3 सजाती वर्ण हैं। और विजाती वर्ण विपरीत जाति से जो बनते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख लेना कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद जब यहाँ पर दोस्तों ई या ई आए, तो वहाँ पर ए बनता है। विजाती वर्ण या संयुक्त वर्ण एक ही है। तो अ या आ के बाद जब ऊ या ऊ आए, तो वहाँ पर ओ बनता है। अ या आ के बाद दोस्तों, अ या आ के बाद ए या अ आए, तो वहाँ पर अ बनता है। अ या आ के बाद ओ या अव आए, तो वहाँ पर दोस्तों अव बनता है। तो कन्फर्म है दोस्तों, यही विजाती स्वर वर्ण कह सकते हैं या संयुक्त स्वर वर्ण कह सकते हैं। यानी विपरीत जाति से अ या आ मिलेगा ई से, तो ए बनाएगा। कहने का अर्थ इतना ही है दोस्तों। अब आगे हम लोग चलते हैं कि स्वरों की संख्या आप लोग देख चुके हैं। कोई आपसे यह पूछे कि आगत स्वर बताइए, कौन सा होता है? आ होता है, चंद्रबिंदु नहीं होता है। और यह लिखा कहाँ पर पाया जाएगा? डॉक्टर में, हॉस्टल में। इस प्रकार आ एक आगत स्वर वर्ण है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग कन्फर्म हो गए होंगे। अगर एक बात और आप लोगों से शेयर करें तो यह देख लीजिएगा, स्वरों का सही क्रम बताइए। हिंदी शब्दकोश के अनुसार, कोश के अनुसार बात करें तो देख लीजिएगा दोस्तों, अ है, यह अ है, और क्या है? अ के बाद क्या होता है? सही क्रम की बात कर रहे हैं दोस्तों, सही क्रम की बात कर रहे हैं। तो अ है, यहाँ पर देख लीजिएगा, अंक है, और अ है, आ है, ई है, बड़ी है, ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, और कौन से हैं? री है, और हिंदी के ए है, अ है, ओ है, और अव है। तो दोस्तों यही सही क्रम है। अ के बाद अनुस्वार के बाद चंद्रबिंदु अनुनासिक आता है, यानी उसके बाद विसर्ग आता है, अ आता है, आ आता है। स्वर का सही क्रम बताया गया है। यह दोनों स्वर नहीं हैं, यह आगत वर्ण है। तो इस प्रकार दोस्तों यह सही क्रम अगर पूछे तो बता सकते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार, तो इतना जान जाइए कि पाई के ऊपर बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं। जैसे संजय लिखा होता है, संजय में पाई के ऊपर बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। यह सदैव तत्सम होते हैं,
यह सदैव तत्सम होते हैं। यह अधन आधा म से बनते हैं या अधन अंगा से बनते हैं। इतना दिमाग में रहे दोस्तों। अनुस्वार सदैव तत्सम होते हैं। अगर विसर्ग की बात करें दोस्तों, विसर्ग की बात करें यहाँ पर, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं। नंबर 2, चंद्र बिंदु की बात करें, बिंदु की बात करें या इसी को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। यह मुख प्लस नाक से बोले जाते हैं। दोस्तों समझ में आता होगा आप लोगों को कि मुख तथा नाक से चंद्रबिंदु या अनुनासिक को बोला जाता है। यह सदैव तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं। इतना दिमाग में रहे। और यह सदैव तद्भव होते हैं, जैसे इसे आगत वर्ण भी कहते हैं, इसे आगत वर्ण भी कहते हैं। जैसे चंद्रबिंदु आँख मुख मुख तो यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं। तो दोस्तों अगली और बात कर लेते हैं। विसर्ग की बात करें हम लोग, विसर्ग की बात कर लें तो चलिए, आप लोगों की जब इच्छा है तो विसर्ग की भी बात कर लेते हैं। विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग किसी शब्द या वर्ण के बाद लगते हैं, बाद लगते हैं। जैसे रामः, जैसे रामः, कह आप लोग देखे होंगे। यह सदैव तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। लेकिन छी छी शब्द जो है इसके साथ भी लगता है, लेकिन यह तद्भव होता है। दोस्तों कन्फर्म है आप लोग? अब आगे बात करें कि कोई कह दे आपसे कि यह विसर्ग बनता किससे है? अ प्लस आधा ह से विसर्ग बनता है। तो दोस्तों यह विसर्ग अ और ह से बनता है। यहाँ तक हमारी जानकारी में आप लोग समझ चुके होंगे। तो और बात करें दोस्तों कि निरनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? नि र नु नासिक वर्ण की बात करें तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं? तो क होता है, ख होता है, अ होता है, जिस पे कुछ चिन्ह न लगा हो, वह सभी वर्ण निरनुनासिक वर्ण होते हैं। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती होगी। तो यहाँ पर हम लोग आज केवल स्वर वर्णों की बात ही कर रहे हैं, स्वर वर्णों की बात कर रहे हैं। और कुछ बात करें अनुस्वार की टाइप का तो चलिए दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पाई के ऊपर नीचे दाएं बाएं लगे बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? जैसे यह पाई है आपकी, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं जो बिंदु लगा होता है इसे क्या कहते हैं? तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके बारे में भी जोरदार देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग ऊपर लगे को अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार बिंदु कहते हैं। जैसे अभी बताए हैं, कंकड़ बोल दें, कंकड़ कंकड़ बोलें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, या संजय बोल दें तो यहाँ पर लगा मिलेगा। इस नीचे वाले को क्या कहेंगे? नीचे वाले बिंदु को क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसे ताड़न जात वर्ण कहते हैं। जैसे यह ढ
और ढ में लगांग होता है। इसे द्विगुण उच्छिष्ट नवीन आधुनिक वर्ण भी कहते हैं। अब इसे क्या कहेंगे? जो पाई के दाहिने लगा है, तो दोस्तों इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसे पंचमाक्षर के नाम से, पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। पंचमाक्षर के जैसे यह अंगा पे लगा होता है, बाएं एकदम नीचे नहीं लगेगा। इसे किस बिंदु के नाम से जानते हैं? इसे नुक्ता के नाम से जानते हैं। किन वर्णों पर लगता है? यह आगत व्यंजनों पे लगता है। क्या नाम है इसका? क, ख, ग, ज, फ के पर लगेगा। जैसे खान, गज़ल, तो इन पे लगता है। दोस्तों आप लोग हमारी जानकारी में कन्फर्म हो गए होंगे। तो अगली वीडियो में आप लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण के भेद को पढ़ेंगे। अभी व्यंजन की बात नहीं करेंगे हम लोग, अभी स्वर वर्ण के भेद पढ़ेंगे। स्वर वर्ण को जानने के लिए स्वर वर्ण के भेद को जानने के लिए निम्न आधारों की सहायता लेंगे। निम्नलिखित आधारों की सहायता लेंगे। दोस्तों इतना दिमाग में, स्वर वर्ण के भेद को जानने के लिए निम्नलिखित आधारों की सहायता लेंगे। अगली वीडियो में यह देखिएगा दोस्तों। इसे आप लोग लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्त मित्रों में और शेयर करिएगा, और तुरंत वीडियो की इच्छा बने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी भेजा जाए वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों आज के दिन इतना ही बहुत है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।